नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा और सुजुकी की पार्टनरशिप के बारे में। मुझे पता है ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे इसके बारे में, लेकिन वो 2-3 साल पुरानी है और मैं आज यहाँ पे लेटेस्ट फैक्ट्स और अभी आफ्टर कोरोना जो पेंडेमिक हुआ है उसमें मार्केट में क्या हाल चल रहा है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो को मैं डिवाइड करूँगा 7 पार्ट्स में, जो कि हैं। सबसे पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस टाई-अप, ये जो भी मारुति सुजुकी और टोयोटा के बीच में हुआ था। देन सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं TKM में क्या बेनिफिट हुआ, मतलब कि टोयोटा किर्लोस्कर को इस डील से क्या मिला। देन थर्ड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी को क्या मिला इस पार्ट में, इस टाई-अप में। फिर फोर्थ पार्ट में हम बात करने वाले हैं क्या इंडिया जैसी कंट्री में रीबैजिंग, ये जो भी इन्हें टाई-अप किया था वो सक्सेसफुल है या नहीं, और इंडिया भी इसके लिए रेडी है या नहीं। देन फिफ्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि इन दोनों कंपनीज़ में से इस टाई-अप से ज़्यादा किसका प्रॉफिट होने वाला है, और इकोनॉमिस्ट या फिर जो बड़े एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। सिक्स्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी नई अपकमिंग कार्स होने वाली हैं इस टाई-अप के बाद। फिर सेवन्थ पार्ट और लास्ट हमारा होगा कंक्लूजन। और जो ये सब भी हम बात करने वाले हैं सब कुछ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा, क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करने लगे तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा एक तो, और वीडियो बहुत लंबी बनेगी, तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और अभी के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाई-अप। तो उसमें टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने एक टाई-अप किया था, जो कि एक एज अ पार्टनरशिप थी, और ये दोनों ही जापानीज़ कंपनी हैं। इन्होंने 2016 में अपनी पार्टनरशिप की जो डिक्लेरेशन वगैरह है वो शुरू कर दी थी, लेकिन एक्चुअल में 2019 अगस्त में इन्होंने कैपिटल अलायंस का एग्रीमेंट साइन किया, सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश अ न्यू लॉन्ग टर्म कॉपरेशन एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म कॉपरेशन एंड प्रमोट इन न्यू फील्ड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी या फिर ऑटोनोमस ड्राइविंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब तक जितनी भी कोलैबोरेशन हुई है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, वो ये वाली उनमें से एक मेन इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब अगर हम टोयोटा अब अगर हम इसके अलायंस की बात करें, जो कि कैपिटल अलायंस है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो काट दो इसे कोई। अब अगर हम कैपिटल अलायंस की बात करें तो उसमें टोयोटा ने एक्वायर किए थे 4.94% स्टेक्स इन सुजुकी, जिसकी वैल्यू अराउंड 96 बिलियन जापानीज येन थी। और सुजुकी ने थोड़ा स्मॉलर स्टेक एक्वायर करा टोयोटा में, जिसकी जो स्टेक परसेंटेज सिर्फ 0.21%, और जिसकी उस टाइम पे वैल्यू थी 48 बिलियन जापानीज येन। नाउ एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU भी कह सकते हैं हम, जो कि दोनों कंपनीज़ ने ग्लोबली साइन किया था। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि हम ग्लोबली बात नहीं कर रहे, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे अभी के लिए। इंडियन मार्केट में टोयोटा सुजुकी को अपनी जो इलेक्ट्रिक उसकी कार्स हैं और जो भी उसने टेक्नोलॉजी अभी तक बनाई है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल वगैरह और ऑटोनोमस ड्राइविंग, वो सुजुकी को देगी टोयोटा। और सुजुकी टोयोटा को अपनी कॉम्पैक्ट कार्स देंगी जो एंट्री लेवल है, जैसे कि अभी वो ग्लेंजा शेयर कर रही है, मतलब बलिनो, और विटारा ब्रीजा एज अ अर्बन क्रूज़र शेयर कर रही है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आ जाते हैं कि टोयोटा किर्लोस्कर को क्या मिलेगा इस टाई-अप से। और यहाँ पे किर्लोस्कर मैं आपको बता दूँ क्या है। किर्लोस्कर एक इंजीनियरिंग ब्रांड है इंडिया में, जो कि अब वर्ल्ड वाइड हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इसी के थ्रू इंडिया में टोयोटा लाई गई थी। जैसे डोमिनोज जुबिलेंट फूड के थ्रू आया था इंडिया में। बट नाउ कम टू मेन क्वेश्चन कि इसमें TKM को क्या मिलेगा, मतलब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स को क्या मिलेगा, जो कि इंडियन सब्सिडरी है टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन की। अभी तक TKM सुजुकी की या मारुति सुजुकी की 2 कॉम्पैक्ट कार्स बेच रहा है, आपको पता होगा, जो कि है ग्लेंजा और अर्बन क्रूज़र। यहाँ पर लेकिन ग्लेंजा और अर्बन क्रूज़र दोनों ही अपने जो इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बलिनो और विटारा ब्रीजा, उनसे बहुत ज़्यादा टक्कर का कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं। ऑल्दो जनवरी 2021 के एंड तक जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें 50,000 दोनों की यूनिट्स कंप्लाइंस करके सेल कर दी गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन वो नहीं दे पा रही हैं, जो कि
जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट से कैसे ही कॉम्पीट कर पाएंगे। और मारुति सुजुकी इतने टाइम से इंडिया में चल रही है, और मारुति ने भी तो कुछ सोच समझ के उन्हें अपने प्रोडक्ट्स दिए होंगे। लेकिन टोयोटा ने भी इंडिया में जो भी अभी तक उसकी सेल्स आती थी हर प्रोडक्ट से, जो कि फॉर्च्यूनर और इनोवा जो कि इसके पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ज़्यादा इन यूनिट्स की सोल्ड करी है। तो ऑब्वियसली दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उसकी भी कार सेल हो रही हैं और उसके पास भी नए कस्टमर्स आ रहे हैं मारुति सुजुकी के पास, और टोयोटा की भी ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। और एन राज जो कि एमडी हैं टी के एम के, उन्होंने भी बताया कि ये कैसे हेल्प करेगा। कार्स की क्रॉस बैजिंग दोनों ही कंपनीज़ को एक नए नए प्लेटफॉर्म्स देगी ताकि वो कस्टमर्स के साथ इंगेज कर सकें, और उनके जो नए कस्टमर्स हैं उनके साथ तो इंगेज होएंगे, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हें भी अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो वो अपनी ब्रांड से चाहते हैं। जैसे कि सुजुकी वाले चाहते हैं कि हमें एक अच्छी रिलायबल कार चाहिए, और वो टोयोटा से ले सकते हैं। और उसी तरह वाइस वर्सा टोयोटा के भी कस्टमर्स चाहेंगे जो उस पर ट्रस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, कि उनके पास भी एक कॉम्पैक्ट एंट्री लेवल कार हो। तो दोनों के पास विन विन सिचुएशन आ जाती है। और टी के एम चाहता है कि उनका जो कस्टमर है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए उनके साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अब आप खुद देखो, कोई भी कस्टमर एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट चाहता है, एंट्री लेवल सेगमेंट प्रोडक्ट चाहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल बलिनो में ही उन्हें चाहिए अब, लेकिन उसे टोयोटा की तरफ जाना है, लेकिन वो नहीं जा सकता किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि टोयोटा के पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है ही नहीं। इटियोस था, ज़्यादा कहाँ चला, लीवा और ये सिडान में यारिस थी उनके पास, कहाँ चली, नहीं चली। तो वो सुजुकी से अभी तो अपने प्रोडक्ट्स ले लेंगे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी एंट्री लेवल सेगमेंट में, जो कि बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस सेल्स दे रही हैं। लेकिन उसके बाद जब एक कस्टमर को जब वो थोड़ा सा और उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तब उसे एक रिलायबल, पावरफुल, परफॉर्मेंस वाइज और एक अच्छी कार चाहिए होगी, जो कि टोयोटा के पास ऑलरेडी है, जैसे कि इनोवा या फिर फॉर्च्यूनर और कोरोला ऑल्टिस। तो हर सेगमेंट में उसके पास ऑलमोस्ट हैं कार्स अच्छी, रिलायबल, और आने वाले टाइम में वो और इंट्रोड्यूस कर सकता है इंडियन मार्केट में। और इस तरह टी के एम अपना कस्टमर बेस अभी से इंक्रीज़ कर रहा है आने वाली इंडिया की मार्केट में, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट होगी, और चाइना से भी बड़ी, इवन यूएसए से भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी सारी है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही रहा है अभी भी। अविक जी ने बताया, जो कि एक फोक्सवैगन के मार्केटिंग हेड हैं, कि ये जो रीबैजिंग वाली स्ट्रेटेजी है वो तभी तक काम करेगी जब तक दोनों कंपनीज़ के पास एक मॉडल के अलग अलग वेरिएंट्स हों। जैसे कि मतलब वो दोनों चूज़ कर सकते हैं कि दोनों हाई वेरिएंट आप रख लो, या दोनों लोअर मैं रख लो, या एक हाई एक लो आप रख लो, एक लो एक हाई मैं रख लो। तो ऐसा कुछ करके ही ये स्ट्रेटेजी थोड़ा काम कर सकती है, और ये मार्केटिंग हेड है, इन्हें शायद ज़्यादा पता हो फोक्सवैगन की तरफ से। और तो ये स्ट्रेटेजी तभी तक काम करेगी अब, और ये बाद में देखने वाली बात है। अभी तो टी के एम को अपनी सेल्स बढ़ानी है, और वैसे भी एंट्री लेवल सेगमेंट में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टी के एम के पास था ही क्या, एटियोस, लीवा और यारिस, जो कि नहीं चल पाए, और रीबैजिंग से अच्छा ऑप्शन उनके पास कुछ था भी नहीं। और नवीन सोनी जी ने भी कहा, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स एंड सर्विस के टी के एम में, उन्होंने भी यही कहा कि टोयोटा अभी इलेक्ट्रिफाइड कार्स और फ्यूल एफिशिएंट कार्स की तरफ ध्यान दे रही है और उनकी तरफ काम कर रही है। तो फ्यूचर में हमें इनकी तरफ से फ्यूल एफिशिएंट कार देखने को मिल सकती है, जो कि अभी शायद नहीं है कोई भी। अब हम आते हैं अपने थर्ड सेगमेंट में इस वीडियो के, कि मारुति सुजुकी को क्या मिलेगा इस डील से। डील के टाइम पे या फिर टाई अप के टाइम पे मारुति सुजुकी से कहा गया कि आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स मिलेंगी या फिर टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन वो तो नेक्सा सीरीज़ में ऑलरेडी यूज़ कर ही रही है उस टेक्नोलॉजी को। और अभी तक मारुति ने भी कोई कार लॉन्च नहीं करी है टोयोटा की तरह, रीबैज्ड कार कोई भी लॉन्च नहीं करी है टोयोटा की तरफ से। तो मारुति को क्या मिला अभी तक, या सुजुकी को क्या मिला अभी तक? अब जैसे मारुति सुजुकी एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंट और एंट्री लेवल सेगमेंट कार्स बनाने में काफ़ी अच्छी है, और अब उसके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ चुका है, काफ़ी सारे सालों का। उसी तरीके से टोयोटा के पास भी कुछ है, उसके पास ड्यूरेबिलिटी है,
कस्टमर्स की तरफ से उसके पास ट्रस्ट है, रिलायबिलिटी है। अब यही चीज़ें इंडिया में भी टोयोटा को एक अच्छी ब्रांड बनाते हैं, जो कि सुजुकी को काफ़ी सालों में या थोड़ी सालों में मदद करेगा किसी भी तरीके से। अब अविक जी का मानना है कि जैसे अभी टोयोटा रीबैज्ड कार यूज़ कर रही है मारुति की, थोड़े ही टाइम बाद शायद सुजुकी यूज़ करे उसके टोयोटा के पावर ट्रेन्स और जो भी उसके पास टेक्नोलॉजी है। और वैसे भी खुद सोचो, मारुति सुजुकी क्यों अपने इतने पैसे वेस्ट करेगी नई फ्यूल सेल, हाइब्रिड और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए? क्यों R&D पे पैसे वो वेस्ट करना चाहेगी, जबकि उसे टोयोटा से सब कुछ मिल ही रहा है ना इस टाइप के बाद। और जो रीबैज कार बेच रही है उसकी भी सेल्स इंक्रीज हो ही रही है ना। और अभी जैसे टोयोटा यूज़ कर रही है छोटे इंजन्स, पेट्रोल या CNG के इंजन, CNG शायद थोड़े टाइम में करे, लेकिन अभी पेट्रोल के इंजन यूज़ कर रही है छोटे सुजुकी के, टोयोटा जो ग्लैंजा विटारा ब्रीजा में आते ही हैं। तो वैसे ही थोड़े टाइम में क्या पता बड़े इंजन टोयोटा सुजुकी को भी दे। और उसके पास तो बड़े डीजल इंजन्स भी हैं जो कि BS6 में ऑलरेडी कंप्लाइंट हैं। और मारुति सुजुकी वो BS6 इंजन बनाने में क्यों अपने पैसे वेस्ट करे? टोयोटा के पास ऑलरेडी फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी कार्स का एक्सपीरियंस है इतने सालों का। अब हम अपने वीडियो के आते हैं फोर्थ पार्ट में, जो कि है क्या इंडिया में रीबैजिंग एक अच्छा आइडिया है या फिर इंडिया रीबैजिंग के लिए अभी रेडी है? इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ही ये जो रीबैजिंग वाली स्ट्रेटेजी है कोई नई नहीं है, ये काफ़ी सदियों से चलती आ रही है और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह यूज़ की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हमें इंडिया में भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल ही जाएंगे, मतलब एग्जांपल मिल ही जाएंगे जो पहले से रीबैजिंग की स्ट्रेटेजी यूज़ करती आ रही है। जैसे कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड HM एम्बेसडर बन के आ रही है हमारे पास, हिंदुस्तान मोटर्स की तरफ से एम्बेसडर बन के आई थी। देन सिटी रोवर एज टाटा इंडिया हमारे पास इंडिया में बन के आई थी। और निसान माइक्रा और जो पल्स थी, जो कि पल्स रेनो की तरफ से आती थी, वो भी हमारे इंडिया में आई थी। और रेनो और निसान की तरफ से एक और रेनो डस्टर और निसान की टेरनो भी आई थी। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो देते देते काफ़ी टाइम निकल जाएगा। इसमें ये होता है कॉपी कर लेते हैं, मतलब दो कंपनीज ऑलरेडी अलाइंस होती हैं तो वो रीबैज का स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें इंजन ऑप्शन और बॉडी डिज़ाइन आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। पर जब भी एक रीबैज्ड कार इंडिया में लॉन्च हुई है या कहीं पे भी लॉन्च हुई है, तो जो दूसरी ऑलरेडी उसकी कॉम्पिटिटर या फिर वही कार है ऑलरेडी मार्केट में, तो उसकी सेल्स में थोड़ा डिप तो देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर डाइवर्ट तो होगा ही। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि रेनो की पल्स आने से पहले निसान की माइक्रा सेल हो रही थी और थोड़ी उसकी सेल्स इंक्रीज भी होने लगी थी टाइम के साथ, और वो एक अच्छा थी, मतलब अच्छी कार थी, एंट्री लेवल सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा कॉम्पीट करने लग गई थी। लेकिन जैसे ही रेनो की पल्स आई उसके बाद दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूड हैं इंडिया में अभी के लिए, और उसमें ज़्यादा अपग्रेड्स हुए नहीं, शायद वो भी वजह हो सकती है, लेकिन जो भी है अभी के लिए डिसकॉन्टिन्यूड है। और सेम विद निसान टेरनो, रेनो की डस्टर तो अभी भी इंडिया में है, उसमें पता नहीं अपग्रेड्स क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छे खासे, लेकिन टेरनो डिसकॉन्टिन्यूड है इंडिया में। तो ये रीबैजिंग वाली स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंडिया में चल नहीं पाई अभी तक, लेकिन हम HM एम्बेसडर का एक एग्जांपल देख सकते हैं जो अच्छी सेल्स थी उसकी उस टाइम पे, लेकिन ये है कि उस टाइम पे कोई कंपटीशन भी नहीं था। अब तो मार्केट भरे जा रही है। अब ग्लैंजा, बलिनो, अर्बन क्रूज़र, विटारा ब्रीजा, इनका क्या होगा ये तो लॉन्ग टर्म में ही पता चल सकता है, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे पॉपुलर प्रोडक्ट्स है और इतनी जल्दी इनका नहीं पता चल सकता। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट में, जो कि कहता है, जो कि है विच कंपनी विल गेट मोर आउट ऑफ इट, मतलब इस टाइप से कौन सी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब एनालिस्ट्स का कहना है कि जो TKM या टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन पूरे वर्ल्ड की बात कर लें अब हम, तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस करा है टोयोटा वाले सेक्शन में कि अगर आपको कोई भी अभी एंट्री लेवल सेगमेंट में कार्स चाहिए जो कि अच्छी हों, और टोयोटा के पास वो ऑलरेडी हैं, अवेलेबल हैं, क्योंकि वो मारुति से तो ले रही हैं, तो उनके पास एंट्री लेवल सेगमेंट कार्स हैं और आप उनके पास चलेगी। जब आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी
तो आप और भी रिलायबल कार्स पे जा सकते हो जो कि उनके पास ऑलरेडी हैं और उनके पास उसका एक्सपीरियंस भी है बनाने का। लेकिन मारुति सुजुकी के भी तो R&D में पैसे बच रहे हैं, उनकी भी तो रीबैच्ड कार्स बिक ही रही है ना। तो अब ये तो आपको खुद सोचना है कि लॉन्ग टर्म में किसका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और एनालिस्ट की तरफ से तो टोयोटा की ही बात आ रही है अभी, लेकिन आप खुद भी सोच सकते हो। अब सिक्स्थ पार्ट में हम आते हैं कि अब सिक्स्थ पार्ट है कि कौन सी कार्स आ सकती हैं इस टाइप के बाद इंडिया में। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी कार्स का नाम नहीं ले लूँगा, जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से, क्योंकि वो 2022-23 तक आएंगी और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ऑब्वियस सी बात। कंपनीज इतना जल्दी सब कुछ नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती और वो अभी तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। 1.5 ईयर्स का ऑलरेडी डिले हो चुका है और जैसे इफेक्ट होगा वो और भी ज़्यादा होगा अभी। फिर लोग कमेंट करेंगे कि अभी तक आई नहीं, जैसे मेरी कंपनी हो, मेरे को ही लॉन्च करनी होगा। और इसलिए अभी मैं सिर्फ 2 ही नाम लूँगा, क्योंकि बताया मैंने आपको, और इन 2 कार्स की थोड़ी कंफर्मेशन मुझे भी लग रही है और आ सकती हैं ये, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टिंग ये कह रही है। और ये र्यूमर्स ही होते हैं ज़्यादातर, या लीक्स होते हैं जो कई बार कंपनी की तरफ खुद अनऑफिशियली लॉन्च कर देती है उन्हें। अब वो 2 कार्स हैं, एक तो अर्टिगा बेस्ड या फिर XL6 बेस्ड टोयोटा की कोई रीबैच्ड कार आ जाएगी, और एक सियाज की टोयोटा की रीबैच्ड कार आ सकती है। तो ये 2 का मैं नाम अभी लूँगा, इससे ज़्यादा का नहीं लूँगा। अब हम आते हैं इसके 7th पार्ट पे, जो कि है कंक्लूजन। इसमें बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस पूरे जो हमने देखा अभी तक, उसमें पूरा वीडियो के कंक्लूजन में मैं बताता हूँ आपको कि अगर लॉन्ग टर्म तक ये रीबैजिंग वाला सिस्टम रहा दोनों कंपनीज़ के बीच में, तो ये कस्टमर है वो ऑब्वियसली चीप ऑप्शन पे ही जाएगा हमेशा, चाहे वो 5000 का हो चाहे 10,000 का, वो हमेशा चीप ऑप्शन पे जाएगा। जैसे अभी ग्लैंजा थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम पे आ रही है, लेकिन वो थोड़ी अच्छी सर्विस और वारंटी भी दे रही है, तो वो हमेशा एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार पे ही जाएगा। और लॉन्ग टर्म में एनालिस्ट ने बताया कि ये लॉन्ग टर्म में ये जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर सकती है। अब ये तो देखने वाली बात है कि कितना लॉन्ग टर्म में कोलैप्स करेगी, क्या होगा। ओके, थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये पसंद आई हो। और ये मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी मारुति सुजुकी नहीं किया और Hyundai के रिलेशन पे, तो वो अच्छी चली थी, मैंने देखा था, तो मुझे लगा ऐसा कुछ भी मुझे बनाना चाहिए। तो अभी मैं लाइट सेट करके देख रहा हूँ कहाँ पे अच्छी आएगी ये, यहाँ अच्छी आ सकती है, आई थिंक यहीं अच्छी है थोड़ी। तो थैंक यू, बाय।